मेरे सारे प्यारे दोस्तों को नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारी जीएस की 75 डेज हार्ड चैलेंज में हार्दिक स्वागत है। पीवाईक्यू करते करते आज का हमारा दिन है 40वां और सब्जेक्ट हम लेने वाले हैं वो है भूगोल। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वायुमंडलीय परतों के सही क्रम को दर्शाने वाले विकल्प का चयन करें। भाई, हमारे एटमॉस्फेयर में मतलब अगर हम पूरा एक कंप्लीट स्पेस तक हम काउंट करें तो हमारी अर्थ के चारों ओर, ये हमारी अर्थ है मान लो, इसके चारों ओर बहुत सारी एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं। तो उनका बताना है कि वो क्रम है सही वो कौन सा है। तो सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, फिर चलो नीचे से ऊपर की तरफ बताता हूँ। ये मान लो अर्थ का सरफेस है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आइनोस्फियर और एक्सोस्फियर। ठीक है। अब देखो, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर। ठीक है। इनका अलग अलग यूज है, अलग अलग काम है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो ओजोन लेयर है वो किस में है, कौन से वाली लेयर में है? स्ट्रेटोस्फियर में है। ठीक। पक्षी कहाँ उड़ते हैं? ट्रोपोस्फियर में। तो इस तरह की चीज़ें हैं। हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जैसे हमारी रेडियो वेव्स हैं, कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं? आइनोस्फियर। तो इनका सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए। और याद करने का क्या तरीका है? तो हमारा एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट है @करियर करियर गेटवे 94, ये करके हमारा एक चैनल है या अकाउंट कह लीजिए, उसको फॉलो करिएगा। तो आपको हर एक सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ बेहतर बेस्ट ट्रिक आपको मिलती रहेगी, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, मैथ्स हो, जीएस हो या रीजनिंग हो। तो ठीक है, आप प्लीज़ उसको फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली एक्सप्लेन्स द टर्म हीट बजट। अब बजट के दिमाग में मतलब सुनते ही दिमाग में क्या आता है? हमारा जो फाइनेंशियल बजट होता है वो दिमाग में आता है। ऐसे ही हमारा हीट बजट है। हीट बजट क्या होता है? आप पहले ऑप्शंस देख लीजिए, फिर मैं वैसे बता देता हूँ, फिर हम ऑप्शंस में देखेंगे कौन है सा हमारा आंसर। हीट बजट ये है, मान लो ये अर्थ सरफेस है, ये हमारा सन है। ठीक। यहाँ से रेडिएशन पड़ रही है। ठीक। ये धरती पे इंसोलेशन बोलते हैं इसको। ठीक है। मतलब हीट आ रही है धरती पे। अब ऐसा तो है नहीं कि भी जितनी हीट आई सारी की सारी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गई, वो रिफ्लेक्ट बैक भी होती है। अब वो कितनी रिफ्लेक्ट बैक हुई, यही आपका हीट बजट है कि कितनी आई और कितनी गई। ये बैलेंस है। ठीक। ये आपका क्या है? बैलेंस है बिटवीन इंसोलेशन मतलब आने वाली रेडिएशन और स्पेस में रिफ्लेक्ट बैक होने वाली रेडिएशन के बीच। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच द सरफेस ऑफ अर्थ रिसीव्स फ्रॉम द सन। नहीं जी। इट इज द रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स। नहीं। इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू मैटर बाय मोलिकुलर एक्टिविटी। जी नहीं। इट इज द बैलेंस बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशन। ये बिल्कुल सही आंसर है। पिछला आंसर मैंने बता ही दिया था, ये है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द लेयर ऑफ एटमोस्फेयर क्लोज टू अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। देखो एक चीज, अभी एटमोस्फेयर की बात चल रही है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन किसी एक टाइम पे जो सीजल हुआ था या कोई एसएससी कोई और एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस हैं। क्योंकि पहले ऐसा ही रहता था कि अलग अलग शिफ्ट में अगर एग्जाम हो रहे हैं तो सभी में एक एक क्वेश्चन एक एक टॉपिक से जरूर डाला जाता था। तो सिमिलर यहाँ पे ऐसा ही है, लेयर से लेके चल रहा है, मतलब एटमोस्फेयर से लेके आपके क्वेश्चंस अलग अलग शिफ्ट के आए हुए हैं। तो द लेयर ऑफ एटमोस्फेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। अभी मैंने बताया, अगर ये अर्थ सरफेस है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर एंड देन एक्सोस्फियर। तो सबसे पास में है आपकी ट्रोपोस्फियर। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। फिर अगला होता है संताप मंडल। फिर होता है आपका मेसोस्फियर, फिर आयन मंडल, बाह्य मंडल। ठीक है। मेसोस्फियर को भी हिंदी में कुछ बोलते हैं, अगर पता रहेगा तो जरूर बताऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज क्लोरोप्लास्ट डाइमोर्फिज्म। शुगर केन, शुगर बीट, राइस या वीट। अब पहले तो पता होना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट डाइमोर्फिज्म होता क्या है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है?
क्लोरोप्लास्ट वो एक चीज है आपकी लीव्स में जो कि फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करती है। अब डाइमॉर्फिज्म क्या है? तो दो स्ट्रक्चरली, ठीक है, और फंक्शनली, मतलब ये स्ट्रक्चरली और ये है फंक्शनली, दोनों डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट एग्जिस्ट करते हो आपके लीव्स में, तो उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म। तो वो यहाँ पर आंसर होगा आपका शुगर केन। जनरली क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म मिलता है C4 प्लांट्स में। C4 आपका शुगर केन, आपका सोरगम, आपका मेज, मक्का एटसेट्रा, इस तरह के जो प्लांट्स हैं वो उनके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? मेनली ये आपका हॉट एंड ड्राई कंडीशंस में भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। नहीं तो आपको पता होगा कि जहाँ पे जैसे डेजर्ट है, वो डेजर्ट तो बहुत ज़्यादा गर्म और ड्राई प्लेस हो गया, लेकिन कई ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब माइल्ड सी कंडीशंस हैं, वहाँ पर क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस वो इतना इजी नहीं होता, तो पेड़ पौधे सूखे से ही रहते हैं। लेकिन ऐसे में जो इस तरह के पौधे हैं आपके, जैसे शुगर केन, जैसे गन्ना है, अगर जहाँ भी उगाया जाता है तो वो जहाँ थोड़ी बहुत ड्राई कंडीशन है तो उसमें भी फोटोसिंथेसिस आपका हो जाएगा और उसकी फसल आपकी सही पक जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा शुगर केन। डे एंड नाइट आर इक्वल एट द प्राइम मेरिडियन, पोल्स, इक्वेटर, अंटार्कटिका। जब भी आपके इक्वल की बात आए तो सीधा सीधा इक्वेटर। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इक्वेटर ही ऐसी एक लाइन है, ऐसा लैटिट्यूड है जो अर्थ के दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक साउदर्न हेमिस्फीयर। ये क्या है? आपकी इक्वेटर, जिसको 0 डिग्री भी बोलते हैं। तो वहाँ पर डे और नाइट क्या होता है? इक्वल होते हैं, क्योंकि हर मौसम में कैसी भी ऋतु हो या कुछ भी हो, हमारे यहाँ पे कुछ भी होता रहे, लेकिन जो है जहाँ से इक्वेटर गुजरती है वहाँ पर हमेशा सनलाइट ऐसे इक्वल आपकी पड़ती ही रहती है। तो उसी अनुसार क्या होता है, डे एंड नाइट इक्वल बने रहते हैं कि भाई जैसे एक टाइम पे यहाँ पर आपका आधा हिस्सा है, जब धरती घूम रही होती है तो आधे हिस्से में आपका क्या होगा? डे, पूरे 12 घंटे का, ऑलमोस्ट मतलब 12 घंटे का। जैसे धरती घूम जाएगी फिर अगले 12 घंटे यहाँ पर रात होगी और यहाँ पर डे होगा, मतलब दिन होगा। ठीक है, ऐसे ही चलता है। एवरग्रीन टाइप फोरेस्ट्स आर फाउंड इन मेडिटेरियन रीजन, मॉनसून क्लाइमेटिक एरिया, डेजर्ट रीजन या इक्वेटोरियल रीजन। इसका आंसर है इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे अगेन मैंने बताया कि आपकी जो डायरेक्ट सनलाइट रहती है, डायरेक्ट सनलाइट, उससे क्या फायदा है? आपका फोटोसिंथेसिस में हेल्प मिलती है। ठीक, और आपके वहां पर हाई रेनफॉल रहता है। अब देखो, दोनों कंडीशन ऐसी हैं जो कि प्लांट्स को बढ़ने में हेल्प करती हैं, और इस तरह के आपके बड़े बड़े गहरे घने जंगल बन जाते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें सपोर्ट करती हैं टू द ग्रोथ ऑफ ट्रीज। तो जो एरिया है, पर्टिकुलर एरिया, जो जंगल हैं, वो आपके हमेशा मतलब बढ़ते ही रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं, क्योंकि आपकी दोनों कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तो एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन इक्वेटोरियल रीजन। The ash gray soils of high latitude coniferous forests are known as grey brown soils, red and yellow soils, tundra soils या pod soils। तो इसका आंसर है pod soils। तो pod soils, देखो ये थोड़ा सा मतलब टिपिकल सा क्वेश्चन है, मैं वैसे बता देता हूँ। यहाँ पर पूछा गया है कि भाई हाई लैटिट्यूड ये कोनिफेरस फॉरेस्ट, ठीक है, या हाई एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे। तो कोनिफेरस फॉरेस्ट कौन से, मतलब कोनिफेरस प्लांट या ट्री आपको पता होना चाहिए, इस तरह के ट्री होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा पहाड़ों पे आप गए होगे तो कोनिफेरस जैसे कोन की शेप में होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि जब सर्दियों में बर्फ गिरे
तो वो इस पे रुके ना, वो फिसल के नीचे गिर जाए, क्योंकि अगर वो रुकेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो पेड़ मर जाएगा, उसके लीव्स ही नहीं हो पाएंगे, खाना नहीं पहुंच पाएगा, तो मर जाएंगे। इसीलिए भगवान ने हर चीज को अडेप्ट करने की क्षमता दी है। तो इन पेड़ों ने वहां पे जाके अडेप्ट किया, मतलब वहां पे जो उगे तो धीरे धीरे करके अडेप्ट करके अपनी शेप ऐसे बना ली ताकि बर्फ ना रुके ना ढके उनको, और फोटोसिंथेसिस होता रहे और वो जीवित रहे। ठीक, ये तो हो गए कोनीफेरस फॉरेस्ट की बात। अब वहां पर जो ऐश ग्रे सॉइल्स, ऐश मतलब जो राख होती है वैसी, ठीक है, और ग्रे सॉइल्स वही वही आपकी मतलब गहरी स्लेटी रंग की जो भी सॉइल है वो मिलती है, उसको बोलते हैं पोड सॉल्स। ठीक है, ये पोड सॉल्स एक्चुअली क्या है, ये एसिडिक इन नेचर होती है, और इसकी लीचिंग भी काफी ज्यादा हो चुकी होती है। लीचिंग क्या होता है, लीचिंग होता है जो न्यूट्रिएंट्स का बहना, मतलब बहकर वो चले गए, वॉश अवे हो गए। जैसे आपकी यहाँ पर बारिश हुई पहाड़ पे, ये पेड़ वेड़ थे, तो जो मिट्टी थी उसमें बारिश की बूंदें गिरी और पानी कंटिन्यूस चलता रहा चलता रहा चलता रहा, तो साथ के साथ अपने मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी अपने साथ बहा कर ले गया, तो उसको बोलते हैं लीचिंग। सो ये एसिडिक होती है, लीचिंग हो चुकी होती है, तो इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। ठीक, तो उसको बोलते हैं पोड सोल्स। Equinox occurs when the sun is vertically above Tropic of Capricorn, Tropic of Cancer, poles या इक्वेटर। अगेन इक्विनॉक्स की बात आती है, जब भी कोई चीज इक्वल, अभी मैंने बताया, तो आपको इक्वेटर उसका आंसर लगा देना है। तो इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स क्या है, जब आपके दिन और रात बराबर होते हैं। अब आपने जनरली देखा होगा कि सर्दियां आएंगी अपने नॉर्थ इंडिया में, जनरली देखने को मिलेगा कि सर्दियां आएंगी तो रातें हो जाएंगी लंबी और दिन हो जाएंगे छोटे। मतलब 5:30 बजे के आसपास आप देखोगे बाहर निकल के तो आपको पता चलेगा कि अंधेरा हो गया है। लेकिन वहीं अगर आप गर्मियों में जून के महीने में देखोगे तो 5:30 बजे इतनी चिलचिलाती धूप होती है कि इंसान बाहर निकलने का मन नहीं करता, और अगर दिन रहता है आपका करीबन 8 बजे तक। अब कितना डिफरेंस है, एक सर्दियों में आपका 5:30 बजे आपकी अंधेरा हो गया और एक 8 बजे तक आपका दिन रहता है, तो 2.5 घंटे का देखो डेफिनेटली यहाँ पर आप देख पाओगे डिफरेंस हो चुका है। लेकिन उनके बीच की डेट्स हैं, जैसे कि मार्च 21 से 23, 23 मार्च मान लो, या चलो 23 मार्च मान लो। एक तो वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं इसको, या स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। एक होता है सितंबर 21, इसको बोलते हैं ऑटमनल, ऑटम इक्विनॉक्स। ठीक, तो इसके बीच में आपका यहां से क्या है कि दिन बढ़ने शुरू हो जाएंगे, बड़े होने शुरू हो जाएंगे, और जून 21 को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ठीक, फिर यहाँ इसके बाद आपके दिन छोटे होने शुरू हो जाएंगे, रातें बड़ी होनी शुरू हो जाएंगी। अगेन यहाँ सितंबर 21 पे इक्वल हो जाएंगे दोनों, उसके बाद फिर से और बढ़ना चालू हो जाएगा, और आपका दिसंबर 21 या 22 दिसंबर या 23 दिसंबर, 22 दिसंबर बोल लीजिए, उसके आसपास अगर आप देखोगे तो आपकी जो रात है वो सबसे बड़ी हो जाएगी और दिन है वो सबसे छोटा। ये मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर में इक्विनॉक्स तो वैसे ही होते हैं, लेकिन जो बड़ी जो क्या बोलते हैं, जैसे सर्दियों में रातें हमारे यहाँ पर बड़ी हो जाती हैं और दिन छोटे, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में उसका टोटली उल्टा होता है। ठीक, ये मैंने अभी बता दिया अपना इक्विनॉक्स। अमंग द वर्ल्ड ओशंस, द वर्ल्ड ओशन, विच ओशन इज हैविंग द वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ। भाई सबसे चौड़ा कॉन्टिनेंटल शेल्फ किसी ओशन में, बताओ कौन से ओशन में से है? अंटार्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन या अटलांटिक ओशन? तो इसका आंसर है आर्कटिक ओशन। तो साइबेरियन शेल्फ या कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपका आर्कटिक ओशन में करीब 1500 किलोमीटर तक फैला हुआ, 1500 किलोमीटर तक। ठीक है, अब मैंने एक ये डायग्राम लिया है, या इसका फिगर कह सकते हैं, आपको समझाने के लिए कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता क्या है। अब देखो, ये है हमारा समंदर या ओशन भी बोल सकते हैं हम, और ये है अपना मान लो कोस्ट है, या आप बीच भी बोल सकते हो, कई जगह बीच भी बना होता है, तो ये बीच है। ये क्या है, देखो यहाँ पे समंदर की लहरें ऐसे आएंगी या ऐसे जाएंगी, तो ये यहाँ पर बीच बना हुआ है। लेकिन आपको क्या लगता है जो ये समंदर है
क्या यहाँ बीच के तुरंत बाद यहाँ पे एकदम से गहराई शुरू हो जाती है? जी नहीं, धीरे धीरे आपकी जो ये लैंड मास है वो नीचे जाता रहता है, नीचे जाता रहता है, ऐसे गहरा होता जाता है, तभी तो बोलते हैं धीरे धीरे समंदर गहरा होता चला जाता है। तो उसको बोलते हैं, एक पर्टिकुलर ऐसा ये बनी रहती है एरिया, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अभी मैंने जैसे बताया कि साइबेरियन कॉन्टिनेंटल शेल्फ करीब 1500 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक। उसके बाद फिर एकदम से मतलब डिक्लाइन होगा, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। फिर उसके बाद नॉर्मलाइज होगा, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। और जब आपका ओशियनिक क्रस्ट के ऊपर का जो एरिया है उसको बोलते हैं एबिसल प्लेन। यहाँ पर आपका जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट मतलब लैंड मास है, वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पर आपकी जो ये ओशियनिक क्रस्ट है, जो धरती है, जो लैंड है ओशन के अंदर, वो शुरू हो जाती है, ठीक। तो इतनी सारी चीज़ें हमने इसमें सीख ली और समझ में आई हमें। विच इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया? तो आज का हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय नदी क्या, अपना जो ये एरिया है ना, ये वाला, तो ये वाला प्रायद्वीपीय है, ठीक है, जो जिसको पेनिनसुलर किसको बोलते हैं? 3 जगह से समंदर ने घेर रखा हो, ठीक, तो उसको बोलते हैं पेनिनसुलर। तो उसकी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, जिसको दक्षिण गंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ठीक। तो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर कौन सी हुई? आपकी गोदावरी। तो चलिए यहाँ पर हमारा आज का जो PYQ हैं वो ख़त्म होते हैं, और आपसे अगली क्लास में, अगली क्विज में मुलाकात होगी। तब तक ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।